हेलो एवरीवन। तो हम लोग ये आज सेकंड वीडियो करने वाले हैं। कल हमने फर्स्ट वीडियो किया हुआ था, इसकी शुरुआत करी हुई थी, जो कि आपके एसएससी जीडी 2024 के पीवाईक्यू रहे हुए हैं। उनको सारे पीवाईक्यूज़ को यहाँ पर करने वाले हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए क्योंकि जो जीडी का एग्ज़ाम होता है इतना ज़्यादा आपका हाई लेवल का नहीं पूछा जाता है, वही सारे क्वेश्चन आसपास से घूम फिरा करके पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। बस आपको वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है आपका कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी हुई थी। देखिए, जब समाज की बात आएगी तो समाज के आपसे चार समाज तो मोस्टली पूछे जाते हैं। तो सत्य शोधक समाज की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना जो है किसने करी, तो ये ज्योतिबा फूले ने करी हुई थी। और किस वर्ष करी हुई थी, तो ये करी हुई थी 1873 में। और कहाँ पर करी हुई थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना महाराष्ट्र में करी गई थी। इसके साथ ज्योतिबा फुले ने क्या किया कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी। तो ये चीज़ भी याद रखना है। इसके बाद 1873 के बाद आपको याद रखना है 1875 का, और ये हमारा जो समाज था ये था आर्य समाज। और इसकी भी स्थापना कहाँ पर हुई, तो इसकी स्थापना बॉम्बे में हुई थी और इसकी स्थापना करी थी दयानंद सरस्वती ने। इसके बाद याद रखना 1828 का, और 1828 का जो आपका समाज था वो था ब्रह्म समाज, और इसकी स्थापना करी हुई थी राजा राम मोहन रॉय ने। और ये आपका कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो ये कलकत्ता में स्थापित हुआ था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है 1867 यानी कि 1867 का जो आपका समाज था वो था प्रार्थना समाज। और प्रार्थना समाज की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना जो है वो आत्माराम पांडुरंगा ने करी हुई थी। तो ये चार समाज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल याद रखना है, जो कि आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। इसे आपका जो सत्यशोधक समाज था इसे आप सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली ये छुआछूत जो लोगों के खिलाफ होता था उस पर ये पूरी तरह से बेस्ड था हमारा सत्यशोधक समाज। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, इस तरह से याद रखना है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा यहाँ पर कि देखिए, उम्मीद की किरण का जो सेल है, टेक्स्ट बुक का सेल यहाँ पर शुरू हो चुका है, जो कि 13 से लेकर के 14 दिसंबर यानी कि आज और कल रहने वाला है। इसमें अगर आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 395 में पूरे एक साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सभी एग्ज़ामों के मॉक टेस्ट प्लस साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर, सारी चीज़ें आपको कंप्लीटली इसके अंदर मिलने वाली हैं। परचेज़ करने का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी हम लोग पिन कर देंगे। तो जाइए परचेज़ करिए। 395 में आपको पूरे एक साल के लिए मिल जाएगा सभी एग्ज़ामों के लिए। इसे अगर आप 2 साल के लिए लेना चाहते हैं तो वो आपको 553 यानी कि 553 रुपये में, यानी कि 553 में पूरे 2 साल के लिए भी आपका मिल जाता है। यानी कि इससे आपको 150 रुपये ज़्यादा लगाने होंगे। तो जो आपको परचेज़ करना है जाइए वहाँ पर आप सिलेक्ट करिए और परचेज़ करिए। कोड आपको ज़रूर यूज करना है, अगर ऑटोमेटिक अप्लाई ना हो तो आप लोगों को यूज कर लेना है। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि जो कांग्रेस था उसका पहला अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो कांग्रेस की अगर पहले अधिवेशन की बात करी जाए कि आपका कहाँ पर हुआ था, तो सबसे जो पहला अधिवेशन आपका था ये आपका कहाँ पर था, बॉम्बे में आयोजित किया गया था। कांग्रेस की जो स्थापना है वो आप सभी को पता है कि 1885 में 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा करी गई थी। और इसके बाद इसी समय इसका पहला अधिवेशन हुआ था जो कि बॉम्बे में किया गया था। इसके साथ क्या याद रखना है, दूसरी चीज़ कि ये आपका जो है ये आपका बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत में ये किया गया था। और जो पहला आपका अधिवेशन था इसके अध्यक्ष अगर आपसे कभी पूछे जाए तो वो व्योमेश चंद्र बैनर्जी इसके अध्यक्ष बने हुए थे। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखना है कि पहले अधिवेशन में आपके 72 में से क्या थे, 39 वकील थे। दूसरी चीज़ ये याद रखना है कि कांग्रेस में किस आपका अधिवेशन में क्या था, आपका नरम दल और गरम दल आपके अलग अलग हुए थे। तो ये 1907 का था जो कि सूरत का अधिवेशन था। इसमें नरम दल और गरम दल दो अलग अलग भागों में बट गए थे। और इनका जो समझौता हुआ था वो 1916 में हुआ था, और जो कि कहाँ का समझौता था, ये लखनऊ का अधिवेशन रहा हुआ था। एक चीज़ और याद रखेंगे, 1924 का अधिवेशन इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी भारतीय महिला ने
पहली बार इसकी अध्यक्षता करी हुई थी, और ये पहली अध्यक्षता कब करी हुई थी? ये अधिवेशन था कानपुर का, और कानपुर की अध्यक्षता करी 1924 में सरोजिनी नायडू जी ने, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। और ये आपका किसी महिला की बात करी जाए, अगर भारतीय महिला की बात आएगी तो वो कानपुर में 1924 में किया हुआ था सरोजिनी नायडू जी ने। और 1917 में पहली महिला थी जो कि भारतीय नहीं थी, वो थी एनी बेसेंट जी। इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी हुई थी। 1925 आपका 1925 होगा ये कानपुर वाला। 1924 में गांधी जी ने बेलगाम अधिवेशन की करी हुई थी, तो गांधी जी वाला भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, देख लेना है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका पूछ लिया जाए कि पहले मुस्लिम कौन हुए जिन्होंने आपका अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने 1887 में मद्रास के अधिवेशन में इन्होंने काम किया हुआ था। जॉर्ज यूल ने इलाहाबाद का अधिवेशन था 1888 में। दादा भाई नेहरूजी ने किया हुआ था 1886 में। और 1885 में क्या है कि आपके व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने किया हुआ था। कई बार ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि किस संस्था ने योजना आयोग का स्थान लिया हुआ है? देखिए, इस योजना आयोग की अगर बात करी जाए तो 1950 यानी कि 1950 में आपके गठन किया जाता है योजना आयोग का, और उसके जो अध्यक्ष होते थे वो होते थे प्रधानमंत्री। तो जो पहले आपके अध्यक्ष इसके यानी कि जो पीटी नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष बने। 1950 में इसका गठन हुआ। और इसके उपाध्यक्ष जरूर पूछे जाते हैं कई बार, तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बने हुए हैं। तो गुलजारी लाल जो नंदा थे, ये पहले उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के। इसके बाद इसको 2014 में आपका ख़त्म कर दिया गया, और 2015 से आपकी शुरुआत करी गई किसकी? आपकी नीति आयोग की। ये चीज़ आपको याद रखना है। 1950 में आपका जो था 2014 में इसको ख़त्म किया गया था, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी की जगह आपका नीति आयोग शुरू हो गया था। और इसके तरह भी जो नीति आयोग था, इसके भी जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है, ये नीति का फुल फॉर्म होता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और इसका जो गठन है वो आपका 1 जनवरी 2015 को किया गया था, क्योंकि 15 अगस्त 2014 के अंदर आपके योजना आयोग को समाप्त किया गया था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अच्छे क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ये आपको याद रखना है। इसके उपाध्यक्ष सुमन बैरी, और सीईओ जो है ये BVR सुब्रमण्यम है। इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन इसी तरह के सेम टू सेम आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखिए, जब 50वें बने तो आपके 50वें पूछे गए। 51 अभी वर्तमान में क्या है, आपके 51 नंबर के बन चुके हैं, यानी 51 यानी कि 51वें जो हैं मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं भारत के, जिनका नाम है क्या है, संजीव खन्ना। संजीव खन्ना अभी 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हुए हैं करंटली। और इनका क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि न्यू है अभी। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या याद रखना है, जो 50वें नंबर के थे वो थे आपके DY चंद्रचूड़, यानी कि जो धनंजय चंद्रचूड़ थे, ये 50वें नंबर के थे। और 49 की बात करें यानी कि 49वें नंबर के जो थे वो थे UU ललित। UU जो ललित थे ये क्या थे, ये 49वें नंबर के थे। इस चीज़ को याद रखना है। तो UU ललित 49वें नंबर के थे, और संजीव खन्ना 51 नंबर जो अभी चल रहा है करंट में है, और 50 नंबर के आपके चंद्रचूड़ थे। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। इनको क्या है कि 2016 में नियुक्त किया गया था। अभी क्या है कि अभी करंट में कौन बन गए हैं, वो बन गए हैं संजीव खन्ना। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर सबको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो है ये आपका आया हुआ था जाकर के 1878 में। इम्पोर्टेंट है पहली चीज़, तो इसको याद रखना है। 1878 में आया हुआ था। इसको जो शुरू करने वाले वायसराय थे वो थे लिटन। और लिटन का जो टाइम पीरियड था ये था 1876 से लेकर के 1880 तक, यानी कि 1876 से लेकर के 1880 तक लिटन का टाइम पीरियड चला हुआ था इनका। और इनका क्या है, टाइम पीरियड चला हुआ था। और उसके बाद इन्होंने 1878 में क्या किया, इसकी शुरुआत कर दी थी, यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू इन्होंने किया हुआ था।
इसके बाद इसको समाप्त किया गया आपका 1881 में। अब 1881 में आपका समाप्त किया गया, तो आपको यहाँ से सोचना चाहिए कि 1881 में एक और आपका काम हुआ था, यानी कि जो आधिकारिक तौर पर जनगणना करी गई थी वो कब हुई थी पहली बार, वो आपके 1881 में हुई थी। और इसको करवाया किसने था, तो ये रिपन ने करवाया हुआ था। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसको समाप्त किसने किया होगा, तो समाप्त करने वाले रिपन ही थे, क्योंकि 1881 तक तो ये आ चुके थे, 1880 से लेकर के 84 तक जो है ये रिपन आ चुके थे, और रिपन ने ही इसको समाप्त किया, क्योंकि रिपन ने ही 1881 में 1881 में आधिकारिक जनगणना करवाई। क्योंकि जो पहली जनगणना थी आपकी ऐसे ही करवा दी गई थी, वो हुई थी 1872 यानी कि 1872 में, और ये करवाने वाले जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड मेयो। तो मेयो ने 1872 में करवाई, लेकिन 1881 में आपकी ऑफिशियली हुई थी, रिपन ने करवाई। तो रिपन ने इसको क्या किया था, आपका निरस्त किया था, यानी कि कैंसिल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट का, जैसे सीबीडीटी से कई बार आता है क्वेश्चन कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है आपका सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अगर यहाँ पर सीबीडीटी की बात करें तो नितिन गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो नितिन गुप्ता हैं ये सीबीडीटी के करंट में हेड हैं। और सीबीडीटी की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1964 यानी कि 1964 में ये स्थापना होती है, और ये अधिनियम था 1963 का, ये चीज़ भी याद रखना है, 1963 का आपका रहा हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर याद रख लेंगे, स्थापना इसकी वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका, इंपॉर्टेंट है, कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि केरल में मोपला विद्रोह, जिसे कि हम मालाबार विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, ये आपका कब हुआ था। देखिए पहली चीज़ तो इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, 1921 यानी कि 1921 में जो क्या है मोपला विद्रोह होता है, और ये कहाँ पर हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये आपका केरल में हुआ था, तो इस चीज़ को भी याद रखना है, मोपला विद्रोह केरल में हुआ, और क्या है किसे 1921 में हुआ था, ये चीज़ यहाँ पर पूछा जाता है। जो मालाबार आपका विद्रोह था 20 अगस्त 1921 को 1922 तक केरल के जो मालाबार क्षेत्र था उसमें आपका हुआ था, और इसमें आपके दंगे वगैरह कई चीज़ें हुई थी, ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये आपका 1921 में समाप्त हुआ वगैरह हो गया था आपका, तो ये चीज़ भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है यहाँ पर कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है, यानी कि हाई कोर्ट का रिट पूछा गया है कि किस आपके आर्टिकल के अकॉर्डिंग होता है। देखिए रिट क्या होता है कि जब किसी को लगता है कि उसके जो मौलिक अधिकार हैं, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं, उनका हनन किया जा रहा है, उनको समाप्त किया जा रहा है, तो उसी की जगह पर क्या होता है कि वहाँ पर वो लोग आपके सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में इनमें रिट जारी कर सकते हैं कि उनके मौलिक अधिकारों का पूर्णतया क्या है प्रयोग नहीं कर पा रहे या उनको मिल नहीं पा रहे हैं। तो जब ये हाई कोर्ट आपका रिट जारी करता है तो आर्टिकल 226 यानी कि अनुच्छेद जो 226 होता है, ये इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या करेगा, हाई कोर्ट एक रिट जारी करता है कि उस पर कार्रवाई करी जाए। और यही बात जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए आर्टिकल 32 का यूज करता है, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने की बात आएगी तो वो अनुच्छेद 32, और जब हाई कोर्ट की बात आएगी तो अनुच्छेद 226 की बात यहाँ पर करी जाती है। और यहाँ पर क्या होते हैं आपके कि इसमें जो एक उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए और किसी अन्य उद्देश्य के निर्देश आदेश पर रिट जारी करने का अधिकार होता है, जिसमें आपके ये 5 आपके शामिल होते हैं। एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमा आदेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा अधिकार परीक्षा, और 5वां आपका उत्प्रेषण। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट मोड में ये कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। और जीडी जैसे एग्जामों को मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सही से अगर पढ़ लेंगे ना तो जीडी जैसे एग्ज़ाम में आप ये मानिए कि 15 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 आप लोग कर जाते हैं, जो कि आपके स्कोर को बूस्ट कर जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे और अच्छे से करेंगे। बाकी आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं करते पहली चीज़ तो। चलिए यहाँ से हम लोग अगला क्वेश्चन कल से करते हैं। जो आपकी गृह लक्ष्मी योजना है, ये देखिए जो आपकी गृह लक्ष्मी योजना है ना, ये अभी कौन सा एग्ज़ाम हुआ था मैं याद करता हूँ। गृह लक्ष्मी योजना, ये अभी कोई एग्ज़ाम कौन सा चल रहा था मैं अभी याद करता हूँ, आपको मैं बताता हूँ। ये आई थिंक एमटीएस का एग्ज़ाम अभी हुआ था,
और इसमें ये आपकी गृह लक्ष्मी योजना पूछी गई थी एमटीएस के एग्ज़ाम में। आप सोचिए 2024 में कब आपका एग्ज़ाम हुआ था और कब आपकी योजना पूछी जा रही है। तो क्वेश्चन सारे एसएससी एग्ज़ामों के वहीं घूम फिर के आते। सबसे पहले पीवाईक्यू जीडी का करो, उसके बाद टाइम बच जाए तो एमटीएस का करो, और फिर टाइम बच जाए तो दिल्ली पुलिस का भी कर डालो। फ़ायदे में रहोगे भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। कई सारे प्रीवियस ईयर ही देखता रहता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी थोड़ा रिस्पॉन्स करिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट वगैरह किया करिए, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं रेगुलर बेसिस पर ही ऐसे ही आपको पूरे पीवाईक्यू यहाँ पर करवा दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।